टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, हम एक चार्ट बनाकर हम देखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स क्या क्या है। सो केमिकल बॉन्डिंग में एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, और दूसरे होते हैं वीक बॉन्ड एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हमें मिलते हैं आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। देन होता है कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड टाइप आता है इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड फोर्थ इसमें आता है मेटालिक बॉन्ड, जो कि मेटल्स में होता है, मेटालिक बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के टाइप्स है, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है। वीक बॉन्ड में दो टाइप्स और आता है, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक होता है वैंडरवाल फोर्स। वैंडरवाल फोर्सेस। अब हाइड्रोजन बॉन्ड में दो सब टाइप्स आते हैं, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। वैंडरवाल फोर्सेस में भी टाइप्स आते हैं, जिसमें होता है डाइपोल इंटरेक्शन। देन भी आता है इंड्यूस डाइपोल एंड डाइपोल। देन इंड्यूस डाइपोल, जिसको हम लंदन फोर्स भी बोलते हैं, लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्शन फोर्स। ओके। अब इसी में दो और होते हैं जिसको हम वैंडरवाल फोर्सेस में ही स्टडी करते हैं, लेकिन जो वैंडरवाल फोर्सेस का पार्ट नहीं होता है, उसमें एक होता है आयन डाइपोल, और एक होता है आयन इंड्यूस डाइपोल। तो ये सारे हैं केमिकल बॉन्ड्स के टाइप्स। These are the types of chemical bonds. Now let's talk about ionic bond. Ionic bond क्या होते हैं? So ionic bond फॉर्म कैसे होता है? by loss or gain of electrons. लॉस और गेन से जो भी इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से जो भी बॉन्ड फॉर्म होगा उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। अब आयनिक बॉन्ड को ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ये भी इसका नाम है। व्हाई? बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयंस के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहते हैं। अब जैसे मेरे पास सपोज एक कटायन है, कटायन में जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और एक अनायन है
जिसपे नेगेटिवली चार्ज है, और उनको अगर हम उनसे अगर बॉन्ड बनेगा तो वो एक आयनिक बॉन्ड बनेगा। जैसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है Na+Cl का। Na+ होता है, Cl- होता है, और इससे हमें NaCl मिलता है। हमें NaCl मिलता है क्योंकि Na के पास ऑलरेडी एक Na ने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, Cl ने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये लोग मिलके बॉन्ड फॉर्म बनाएंगे जो आयनिक बॉन्ड होगा। अब आयनिक बॉन्ड जब फॉर्म होगा, जब दो आयंस मिलके एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, उसको हम बोलेंगे लैटिस। वो एक लैटिस तैयार होगा। जिस तरह से लैटिस इस तरह से होगा, ये प्लस, फिर ये माइनस, ये प्लस यहाँ से, है ना, फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इस तरह से लैटिस होगा। अब लैटिस एनर्जी मीन्स when 1 mole of ionic compound formed by ionic compound formed by its constituent gaseous atom। मतलब गैसियस एटम से जब एक आयनिक कंपाउंड बनेगा, 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनेगा, उससे हम, और जो एनर्जी रिलीज होगी उससे हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। वो होगी लैटिस एनर्जी। जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी, जितना ज्यादा लैटिस स्ट्रांग होगा, लैटिस एनर्जी तो रिलीज होगी, लेकिन जितना ज्यादा लैटिस स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा वो कंपाउंड स्ट्रांग होगा, वो आयनिक कंपाउंड स्ट्रांग होगा, वो जल्दी ब्रेक नहीं होगा। क्योंकि लैटिस हमने देखा, लैटिस इस तरह से अरेंज होता है ना, लैटिस कुछ इस तरह से अरेंज होता है। तो इनके बीच में अगर जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, उतना ही वो लैटिस स्ट्रांग होगा। अब आयनिक कंपाउंड को फॉर्म होने के लिए हम आयनिक कंपाउंड को फॉर्म कैसे कर पाएंगे? देखिए, आयनिक कंपाउंड में सब्लिमेशन एनर्जी इन्वॉल्व होती है, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी। जब भी आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, आपने एक सुना होगा, सपोज बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल, अगर हम बॉर्न हैबर साइकिल से अगर हम समझेंगे कि एक आयनिक कंपाउंड कैसे बनेगा, तो सपोज हमारे पास Na होगा, नाइट्रोजन जो है, सॉरी, सोडियम जो है वो सॉलिड स्टेट में होगा। सॉलिड स्टेट में हमें फर्स्ट जब सोडियम मिलेगा, तो हम सॉलिड स्टेट में हमें सोडियम मिलेगा। अब हमें सोडियम को गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है। सोडियम को सबसे पहले गैसेस एटम में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए अब मेटल को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना है। अब मेटल को डायरेक्ट अगर गैस में कन्वर्ट करना है, तो हम कौन सा एनर्जी यूज करेंगे? सब्लिमेशन एनर्जी से एक एटम अगर सॉलिड स्टेट में से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कोई एटम जाता है, तो उससे हम सब्लिमेशन कहते हैं। वो सब्लिमेशन हो रहा है, सब्लिमेशन प्रोसेस। सो सब्लिमेशन एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, सब्लिमेशन एनर्जी हमें इसे देनी पड़ेगी। तो Na जो है, तो सोडियम का एटम जो है, सोडियम का जो सॉलिड एटम है, वो गैसियस में कन्वर्ट होगा सब्लिमेशन एनर्जी की वजह से। अब सब्लिमेशन एनर्जी से हमें तो Na+ चाहिए। अब यहाँ पे तो अभी तो वो न्यूट्रल है, उस पे प्लस चार्ज आया नहीं है। तो अब हमें इस गैसेस एटम को प्लस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? हमें उसमें से प्लस कब आएगा एक एटम पे?
एटम पे प्लस तब आएगा जब हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या फिर वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। एक एटम जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर हम खुद उसमें से एक एटम निकालेंगे, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उस एटम के आउटर मोस्ट शेल से, उसके बाद ही वो प्लस में जाएगा। अब ये गैसियस आइसोलेटेड एटम हो चुका है। अब ये गैसियस आइसोलेटेड हो चुका है। आइसोलेटेड हो चुका है मीन्स गैसियस में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है। अब ये गैसियस एटम आइसोलेटेड गैसियस एटम बन चुका है। तो गैसियस, अब Na को Na प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको आयनाइजेशन एनर्जी देंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जब हम इस एटम को, इस गैसियस एटम को देंगे, तब ये जाके Na प्लस में कन्वर्ट होगा। Na प्लस, और ये अभी गैसियस एटम ही है। इसी तरह से हमारे पास क्लोरीन है। अब क्लोरीन जो है वो डायटोमिक एटम है, वो डायटोमिक एलिमेंट है, वो डायटोमिक फॉर्म में रहेगा। मतलब Cl एक सिंगल एटम नहीं मिलेगा हमें, Cl डबल ही रहेगा, Cl2 ही मिलेगा। अब इस Cl2 को, अब हमें तो सिर्फ एक ही Cl चाहिए, हमें तो NaCl बनाने के लिए सिर्फ एक Cl के एटम है, एक क्लोरीन का एटम चाहिए। अब इस क्लोरीन के, अब इसमें Cl इस तरह से है, इस तरह से है, Cl Cl का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके हमें एक सिंगल एटम, एक सिंगल क्लोरीन का एटम मिलेगा। अब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हम कौन सी एनर्जी लगाएंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लाएंगे हम, ओके। बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे। बॉन्ड डिसोसिएट करना मतलब बॉन्ड को ब्रेक करना। लेकिन अब दो, हमें तो एक ही क्लोरीन का एटम लगेगा, यहाँ पे दो नहीं चाहिए। तो बॉन्ड डिसोसिएशन हमारी कैसे, हमारी टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होगी? 1/2, मतलब 50% ही हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को लगा, हम कैलकुलेट करेंगे। हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो 50 ही होगी, क्योंकि हमें तो एक ही क्लोरीन का एटम चाहिए, हमें तो सिर्फ एक ही चाहिए क्लोरीन का एटम। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अब क्लोरीन जो है वो ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में होता है, ओके। क्लोरीन को जैसे यहाँ पे हमने सॉलिड से पहले गैस में कन्वर्ट किया, तो क्लोरीन तो ऑलरेडी गैस में है और हमें तो गैस का ही आइटम चाहिए, गैसियस फॉर्म में ही चाहिए, तो उसको तो सब्लिमेशन करने की जरूरत नहीं होगी। अब क्लोरीन हमें मिल गया, यहाँ पे सिंगल क्लोरीन मिल गया गैसियस आइटम का। अब क्लोरीन यहाँ पे भी, क्लोरीन को जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्लोरीन को तो निगेटिव होना पड़ेगा, क्लोरीन को निगेटिव होना पड़ेगा, इस तरह से आना पड़ेगा क्लोरीन को गैसियस फॉर्म में। अब क्लोरीन से क्लोरीन माइनस में जाने के लिए हम कौन सी एनर्जी यूज करेंगे? वापस हमें कुछ तो डालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्ट करेगा। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तभी तो उसके पास एक माइनस चार्ज आएगा। यहाँ पे प्लस कब आएगा? वो जब एक इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, हमें अगर कटायन बनाना है, अगर हमें किसी न्यूट्रल एटम का कटायन बनाना है, न्यूट्रल गैसियस एटम का कटायन बनाएंगे, तो उसके लिए हम आयनाइजेशन एनर्जी यूज करेंगे। और किसी न्यूट्रल गैसियस एटम का अगर हम अनायन बनाएंगे तो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज करेंगे। तो जब ये दोनों, अब हमारे पास हमारे प्रोडक्ट, अब हमारे पास रॉ मटेरियल आ गया है, ये हमारे मिल गए NaCl बनाने के लिए। अब क्या होगा? अब ये दोनों को हम कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके हमें NaCl मिलेगा, हमें NaCl मिलेगा सब। तो अब
इनको भी कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो ये कंबाइन हो गए। तो वो कौन सी एनर्जी होगी? वो होगी लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी की वजह से ये दोनों कंबाइन होंगे और कंबाइन होके हमें मिलेगा NaCl। सो इस तरह से एक एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। अब इंपॉर्टेंट वन, और बहुत इंपॉर्टेंट वन, ये जो सब्लिमेशन एनर्जी है, ये सब्लिमेशन एनर्जी हमने दी है, सब्लिमेशन एनर्जी हमने प्रोवाइड की है। तो सब्लिमेशन एनर्जी किस तरह की हो गई? एंडो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई यहाँ पे। ये जो होगी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब आयनाइजेशन एनर्जी भी हमने प्रोवाइड की है, क्योंकि हमने गैसेस एटम से, न्यूट्रल गैसेस से कटायन बनाए, कटायन गैसेस का एटम बनाए। तो ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन बनेगा। आयनाइजेशन एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में अभी पता नहीं है, लाइक सपोज 9th और फिर 10th के अगर कोई स्टूडेंट है, या फिर 11-12 के भी स्टूडेंट है जिनको आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो डोंट वरी, अपकमिंग वीडियोस में मैं आयनाइजेशन एनर्जी पे एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें हम आयनाइजेशन एनर्जी डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और क्यों वो वैरी करती है। अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एंडोथर्मिक है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ऑब्वियसली अब बॉन्ड डिसोसिएशन, हमने तो ये बॉन्ड ब्रेक किया है, तो हमने तो कोई एनर्जी लगाई है, हमारे साइड से एनर्जी लगाई है। तो एनर्जी अगर हमारे साइड से लगेगी तो ये भी एंडोथर्मिक होगी, है ना। इस हमने एनर्जी प्रोवाइड की है तो ये एंडोथर्मिक है। यहाँ पे भी हमने सब्लिमेशन एनर्जी प्रोवाइड की है, आयनाइजेशन एनर्जी भी हमने प्रोवाइड की है, तो ये सब हो गए, ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो गए, ये एंडोथर्मिक एनर्जीज हो गई। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज होती है। जनरली फर्स्ट टाइम अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी रिलीज होगी इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक होगा। ये यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगा वो कैसा होगा? वो एनर्जी रिलीज होने की वजह से वो एक्सोथर्मिक होगा। ये एनर्जी ले रहा है इसलिए ये एंडो है, ये एनर्जी दे रहा है इसलिए ये एक्सोथर्मिक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पता नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा या फिर कार्ट में इसका लिंक डाल दूंगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में हमने डिटेली डिस्कस किया है, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी जैसे हमें पता है कि अगर कोई कंपाउंड, अगर दो एटम्स है, वो जब मॉलिक्यूल्स में या फिर कंपाउंड्स में जब फॉर्म होंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे। अब एनर्जी रिलीज करने की वजह से ही तो वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल या स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर पाएंगे। तो ये जो लैटिस एनर्जी है, ये लैटिस एनर्जी भी किस टाइप का एनर्जी होगा? एक्सोथर्मिक होगा। ये या लैटिस एनर्जी में भी रिलीज होगी एनर्जी, एनर्जी रिलीज होने की वजह से वो भी एक्सोथर्मिक होगा और उसकी वजह से हमें NaCl मिलेगा। अब इससे हमें क्या क्या समझ में आ रहा है? ये इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर कंपाउंड एग्जिस्ट कब करेगा, है ना, एक आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट कब करेगा? आयनिक कंपाउंड कंपाउंड विल एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट तब करेगा जब उसका एक्सोथर्मिक एक्सो एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक या फिर बोल सकते हैं रिलीज्ड एनर्जी। एक्सोथर्मिक या फिर रिलीज्ड एनर्जी ग्रेटर होगा एंडोथर्मिक से या फिर गेन एनर्जी से।
जब एक्सोथर्मिक ज्यादा होगा, एक्सोथर्मिक मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से निकलने वाली एनर्जी और लैटिस की एफिनिटी से निकलने वाली एनर्जी, ये दोनों जब ज्यादा होंगे तब ही हम कह पाएंगे कि वो फॉर्म होगा। तो फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स और फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। अब फैक्टर या फिर फेवरेबल कंडीशन क्या है आयनिक बॉन्ड की? हमने अभी बॉन्ड बॉर्न हैबर साइकिल में देखा कि हमें एनर्जी, एक्सोथर्मिक एनर्जी, रिलीज्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। मींस अगर एक्सोथर्मिक ज्यादा है, एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक एनर्जी शुड बी हाई। एक्सोथर्मिक एनर्जी हाई होनी चाहिए, है ना। ओवरऑल लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो। अगर आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी शुड बी हाई, शुड बी हाई। अगर, है ना, ये तो एंडोथर्मिक बनेगी, ये एक्सोथर्मिक बनेगी, तो एक्सोथर्मिक हमें ज्यादा चाहिए। लैटिस वाला भी एक्सोथर्मिक होगा तो एक्सोथर्मिक ओवरऑल लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो वो जो लैटिस बनने वाला है, जो कंपाउंड बनेगा, वो भी ज़्यादा स्टेबल होगा, और वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा वो उसका लैटिस स्ट्रांग होगा, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे एक और मेन पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि अगर चार्ज ज़्यादा हुआ, अगर चार्ज इंक्रीजिंग, तो लैटिस भी स्ट्रांग बनेगा। लैटिस स्ट्रेंथ इज मोर, और लैटिस स्ट्रेंथ अगर मोर होगी तो उनके बीच में चार्ज चार्ज के वजह से उनका जो अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा, और उसकी वजह से उनका लैटिस की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। लेट्स सी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स की जनरल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ऑब्वियसली हमें फर्स्ट तो वेरी मोस्ट कॉमन कि उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है कोवैलेंट कंपाउंड से। अब वो हाई क्यों होता है? क्योंकि हमने अभी जैसे डिस्कस किया कि उनका अगर लैटिस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उनके बीच के जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक करने के लिए हमें टाइम लगेगा, हमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो अगर हम अगर उनको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। Then ionic compounds are bad conductor in solid state, but good conductor in liquid state. बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर इन लिक्विड स्टेट। इसका मतलब जब ही कोई आयन को अगर हम पानी में डालेंगे तो वो पानी में सोल्यूबल होगा, और सोल्यूबल होने की वजह से वो आयन फॉर्म करेगा, और आयन फॉर्म करने की वजह से वो कंडक्टेंस शो करेगा।
अगर हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में देंगे तो वो कंडक्टेंस शो करेगा, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ, जैसे एक Na प्लस है और Cl माइनस है। अब अगर हम इस इन दोनों को अगर हम पानी में डालेंगे तो पानी में डालने से क्या होगा, इसको वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स इन दोनों को सराउंड कर लेंगे। अब Na प्लस है और वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, और वाटर में ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन Na से कंबाइन होना स्टार्ट होगा, है ना। ऑक्सीजन Na से कंबाइन होगा इस तरह से ऑक्सीजन Na पे कंबाइन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो प्लस होगा, यहाँ पे चार्ज माइन ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस होता है उनकी लोन पेयर की वजह से, और इसकी वजह से वो प्लस और माइनस का अट्रैक्शन होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि यहाँ पे एग्जैक्ट उल्टा होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये माइनस में है तो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा इस तरह से, है ना। इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन की साइड से अट्रैक्शन होगा, तो ये दोनों आयनिक फॉर्म में हो गए, ये दोनों आयनिक फॉर्म में हो गए। इसकी वजह से ये लिक्विड स्टेट में कंडक्टेंस शो करेंगे। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे इंटरेक्शन किस टाइप का इंटरेक्शन गेस कर सकते हो आप। ये इंटरेक्शन है आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन चल रहा है। ये आयन है और ये डाइपोल है, ये जो H2O है ये एक डाइपोल की तरह कर रहा है। डाइपोल मीन्स पोलर मॉलिक्यूल, सिंपल, डाइपोल मीन्स पोलर मॉलिक्यूल। तो H2O पोलर है और ये आयन है, यहाँ पे आयन डाइपोल का इंटरेक्शन हो रहा है, और इसकी वजह से वो लिक्विड स्टेट में कंडक्टेंस शो करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। सॉल्ट वाटर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये तो सुना होगा आपने। So this is all about for today's video. In next video we will discuss about covalent bond and coordinate bond. हम कोवैलेंस बॉन्ड की प्रॉपर्टीज देखेंगे, उनके टाइप्स देखेंगे, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज और उनके टाइप्स देखेंगे, और कुछ एग्जांपल्स लेंगे कि कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है। Till then, goodbye and take care.